Assalamu alaikum, adab, namaste, sat sri akal. I hope everyone is doing well and fine in their lives. This is your host Mohammad Salman again, back with a new lecture. पिछले लेक्चर में हमने बात की थी, स्टार्ट किया था हमने अपना सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो हम सीधे मुद्दे की बात पे आते हैं। पिछले चैप्टर में हमने सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में जाना था। हमने एक्चुअली जाना था कि एनर्जी क्या होती है, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या होते हैं, एक गुड सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है और फ्यूल क्या होता है। हम जो एक फ्यूल के जो है कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं जिसकी वजह से हम किसी फ्यूल को एक अच्छा फ्यूल बताएंगे और किसी सोर्स को हम अच्छा सोर्स बताएंगे। इसके बाहर हमने थोड़ी बहुत बात की लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की भी। और आज के लेक्चर में हम जानने की कोशिश करेंगे कि कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हमारे क्या होते हैं और हमारे फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं। ऑलरेडी हमने फ्यूल डिफाइन किया है, ऑलरेडी हमने सोर्सेज ऑफ एनर्जी डिफाइन किया है क्या होता है। अब हम कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को डिफाइन करेंगे और फ्यूल्स को डिफाइन करेंगे। तो सीधे हम पहले पहुंच जाते हैं कन्वेंशनल सोर्सेज पे। क्या कन्वेंशनल सोर्सेज क्या होते हैं? एक जो पहला अगर हम इसका जो सबसे पहले अगर हम इसका नाम देखें कन्वेंशनल, जस्ट लाइक ट्रेडिशनल या ग्रामर वे में या कॉमन लेमन लैंग्वेज में, तो जब आप कन्वेंशनल नाम सुनते हैं तो आपके जहन में आता है समथिंग जो पुरानी होती है, कोई चीज़, समथिंग दैट हैज़ बीन in a certain society या in an area या in anything for very long time, या कोई पुरानी चीज़, इस तरीके से हम कन्वेंशनल मानते हैं। तो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या होते हैं हमारे पास? ये वो सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते हैं जो नॉन रिन्यूएबल होते हैं। इनको कन्वेंशनल सोर्सेज को हम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज भी कहते हैं। यानी कि फर्स्ट फॉरमोस्ट यही क्या है, ये सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, यानी कि ये हमें एनर्जी देते हैं। ये एनर्जी हमें देते हैं। अगर हम किसी सोर्स को, अगर हम किसी कन्वेंशनल चीज़ को सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं तो वो एक ऐसी चीज़ है जिससे हमें एनर्जी मिलती है, चाहे वो हीट की फॉर्म में मिलती है, चाहे वो लाइट की फॉर्म में मिलती है, चाहे वो किसी और अदर फॉर्म में मिलती है, बट हमें वहाँ से एनर्जी मिलती है। अब हम इस कन्वेंशनल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये नॉन रिन्यूएबल है, इनको हम फिर से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जस्ट लाइक मैं क्या बोलता हूँ, मेरे पास आपके पास घर में सबके पास रिमोट तो होगा ही। आप क्या काम करते हैं, रिमोट में आपको एक सेल लगानी होती है जो जनरली हमारे पास 10 रुपए की आती है। आपने रिमोट में सेल लगा ली, या आपके पास घर में एक क्लॉक होता है, क्लॉक में सेल लगा ली। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर 10 दिन या 20 दिन या महीने के बाद क्या होता है कि उस क्लॉक पे जो है नए से सेल लगानी पड़ती है, उस रिमोट पे जो है नए से सेल लगानी पड़ती है। क्यों क्यों ये क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर थी वो इसने इसमें दे दी। अब क्या होता है, जनरली जो हमारी सेल्स होती है, हमारे पास दो टाइप की सेल्स होती है, बट जनरली हमारे पास सेल्स होती है, कुछ सेल्स ऐसी होती है जब आपने एक बारी रिमोट में लगा दी तो आपको जब वहाँ से एनर्जी निकल गई तो उनको आप फेंक देते हैं। क्यों फेंक देते हैं? बिकॉज आप उसको फिर से इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों? उसने अपनी एनर्जी सारी दे दी और वो ख़त्म हो गई। अब उसके कंपैरिजन में आप अपना मोबाइल फ़ोन ले आओ। ठीक है, आपका जो मोबाइल फ़ोन है, आपका मोबाइल फ़ोन ले आओ। आप बोलते हो कि मैंने अपना मोबाइल फ़ोन जो है वो इस्तेमाल कर लिया। अब जब आपने मोबाइल फ़ोन अपना इस्तेमाल, ये मोबाइल फ़ोन को चार्ज रख, आपकी बैटरी दिन भर आपने मोबाइल फ़ोन को चलाया, इस्तेमाल किया, गेम्स के लिए वो किया, सो गया। फाइनली आपका जो मोबाइल फ़ोन का है उसका चार्ज जो है वो डाउन हो गया। मान के चलते हैं 1 से 2% हो गया। अब आपके मोबाइल फ़ोन की सारी बैटरी खत्म हो गई, आपने मोबाइल फ़ोन को फिर से चार्ज पे लगा दिया, फिर से ये चार्ज हो गया, फिर से आप इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। यानी कि ये जो सोर्स है मोबाइल फ़ोन का, इस कंसिड्रेशन में जो हम बोलेंगे वो रिन्यूएबल है। क्यों? क्योंकि हम इसको फिर से इस्तेमाल कर पाते हैं। बट जो हमारा सेल है, जो हमने एक बार ही इस्तेमाल की, उसको हम चार्ज नहीं कर पाते हैं कुछ सेल्स को, मगर मैं जनरल कहता हूँ जो घर में हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम नहीं कर पाते इस्तेमाल, तो वो हमारे पास नॉन रिन्यूएबल सोर्स आ गए। इसी तरीके से अगर हम सोर्सेस ऑफ एनर्जी को बताएंगे, बिकॉज अब हमारी जो एनर्जी नीड्स है ना वो बहुत ज़्यादा होती है, वो बहुत बड़ी होती है। हमारे गवर्नमेंट को सेटअप करना पड़ता है, हमारी इंडस्ट्रीज बनानी पड़ती है जो हमारी पॉपुलेशन की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को मीट करे। तो वहाँ पे हम छोटी सेल की बात नहीं करेंगे, वहाँ पे हम बड़े सिस्टम पे, बड़ी लेवल पे बात करेंगे। जब हम बड़ी लेवल पे बात करने पे पहुँच जाएंगे तो हम बड़ी लेवल पे वो सोर्सेज देखेंगे जो हमें हीट देंगे, जो हमें एनर्जी देंगे। और अगर ये एनर्जी जो है इसको हम उस सिस्टम से फिर से लेके आ पाए
क्या उस सिस्टम को चार्ज करके या उस सिस्टम में कोई चेंज करके अगर हम उस सिस्टम से फिर से ये एनर्जी निकाल पाए तो उसको हम रिन्यूएबल कहेंगे। अगर हम नहीं ले पाए तो उसको हम नॉन रिन्यूएबल कहेंगे। और जब ये नॉन रिन्यूएबल होंगे तो इन नॉन रिन्यूएबल्स को हम कन्वेंशनल सोर्सेज कहेंगे। क्या कहेंगे? कन्वेंशनल सोर्सेज। जो हमारे कन्वेंशनल सोर्सेज होते हैं वो हमारे नॉन रिन्यूएबल होते हैं, यानी कि हमने अगर इनको एक बार इस्तेमाल किया तो हम इनको फिर से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जनरली आपने देखा होगा हमारा कोल है, जनरली आपने हमारा पेट्रोलियम देखा होगा। जो हमारी कोल है, पेट्रोलियम है, आपकी गाड़ी है, गाड़ी में 1 लीटर पेट्रोल डाला, वहाँ पे कंबशन होगी, पेट्रोल से कार्बन डाइऑक्साइड निकला, वाटर निकला और पेट्रोल खत्म। ये 1 लीटर आप वापस से नहीं ला सकते। क्यों? क्योंकि ये खत्म हो गया और ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स है। ठीक है। अब क्या होता है जनरली, क्यों 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 ये चीज जो चेंजेस होती है इनके पीछे जो सबसे बड़ा रिएक्शन मैकेनिज्म होता है, सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो होती है हमारी केमिकल रिएक्शंस। आपको पता है कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जो रिवर्सिबल होती है और कुछ रिएक्शन जो होती है इरिवर्सिबल होती है। जनरली जब हम कंबशन करते हैं तो जो हमारे पास प्रोडक्ट रिएक्टेंट होता है जिसकी कंबशन होती है तो वो जनरली वापस नहीं आ पाता है अपनी वाली स्टेट में, क्योंकि वो इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है जनरल केसेस में। तो हम क्या बोलेंगे, जो हमारा नॉन रिन्यूएबल सोर्स है ये कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है और ये ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसको हमने जब एक बार इस्तेमाल किया हम फिर से इसको इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो अब हमारा फॉसिल फ्यूल क्या है? अब हमारा फॉसिल फ्यूल क्या है? तो मैंने आपको पहले क्या पढ़ाया? मैंने आपको पहले पढ़ाया गुड सोर्स ऑफ एनर्जी पिछले लेक्चर में, फिर मैंने आपको पढ़ाया फ्यूल, फिर मैंने आपको पढ़ाया नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अगर आप एक ट्रेंड देखेंगे तो हम आगे जो चीज़ें पढ़ रहे हैं, जो हम आगे आगे जा रहे हैं, तो उन सब में मैंने जो आपको पीछे चीज़ें डिस्कस की है, डिफाइन की है, उनका कोई ना कोई रिलेशन होता है। एज मैंने बोला फॉसिल और फ्यूल्स, यानी कि मेरे पास फ्यूल्स का कंसेप्ट होना चाहिए। फ्यूल्स का कंसेप्ट होने के लिए मेरे पास सोर्स ऑफ एनर्जी का कंसेप्ट होना चाहिए। ठीक है। अब मैंने बोला व्हाट मेरे पास कुछ चीज़ है जिसको मैं फॉसिल फ्यूल कहता हूँ। अब मैं फॉसिल फ्यूल कहूँगा किसे? फर्स्ट फॉरमोस्ट कंडीशन है फॉसिल फ्यूल की, ये एक हाइड्रोकार्बन होता है। क्या होता है? हाइड्रोकार्बन होता है और ये ज़मीन के क्रस्ट में पाया जाता है। कैसे पाया जाता है? चलो मैं थोड़ा आपको फॉर्मेशन समझा देता हूँ। ठीक है। क्या होता है हमारे पास वेजिटेशन होती है। ठीक है। मतलब मैं मान के चलता हूँ हमारे पास जंगल्स है। ठीक है। और हमारे पास ह्यूमन पॉपुलेशन होती है। ठीक है। अब मेरा कोई एरिया है, मान के चलते हैं कोई पहाड़ी है हिमालय में, उसके आसपास नदी बह रही है और उस एरिया में जो है एक कॉलोनी सेटल हो चुकी है। ठीक है। वो जो कॉलोनी सेटल हो चुकी है, और ये मैं बात कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल, ये मैं बात कर रहा हूँ समवट 850 BC की, या मैं बात कर रहा हूँ 1440 BC की। ठीक है। वो न्यूलिथिक वाली एज, बहुत पुरानी एज। फॉर एग्जांपल मैं ये बात कर रहा हूँ। तो उस ज़माने में क्या हुआ, मेरा एक पहाड़ था, उसके आसपास जो है मेरी एक सेटलमेंट हो गई, मेरी एक कॉलोनी बन गई। अब जो मेरी कॉलोनी है ना, वहाँ पे लोग भी रहते हैं, वहाँ पे वेजिटेशन भी है, वहाँ पे एनिमल्स भी है। क्या हो गया, ऑल ऑफ सडन किसी दिन ये जो हमारी कॉलोनी है ना, इसके ऊपर जो है क्या हो गया, सैलाब आ गया, फ्लड आ गया, या क्या हो गया, ज़मीन जो है हमारी लैंड स्लाइड हो गई। ठीक है। या क्या हो गया, और कोई नेचुरल फिनोमेना हो गया, फॉर एग्जांपल साइक्लोन आ गया। अब क्या हो गया, ये जो हमारी सारी पॉपुलेशन जो है ना वो मर गई, जो हमारा सारा वेजिटेशन था वो ख़त्म हो गया। और ये फाइनली कहाँ पहुँचेगा? जो ख़त्म हो गया तो हवा में सारा नहीं उड़ेगा ना, ये फाइनली हमारी अर्थ में ही घुस जाएगा कहीं ना कहीं। ये मान के चलते हैं, हमने माना कि लैंड स्लाइड होगी और ये पहाड़ जो है वो जो हमारा रिवर था इसके ऊपर आ गया, एंड जो लोग जो थे इसी में धंस गए। ठीक है। अब जो हमारा पहाड़ है, जो हमारी नदी है, इसके बीच में जो हमारे लोग फंस गए। ठीक है। हमारी पॉपुलेशन फंस गई। अब ये लोग जब इस चीज़ में फंस गए, अब
ये जो हमारा पहाड़ है इसके ऊपर नई फॉर्मेशंस होती है, क्योंकि आपको पता है ये सॉइल फॉर्मेशन होती रहती है कंटिन्यूसली, तो इसके ऊपर नई लेयर्स आती रहेंगी। जब नई लेयर्स आती रहेंगी तो इससे पहले इसके फॉर एग्जांपल ये जो ह्यूमन था, जो मर गया था इसके अंदर, इसके ऊपर 5 मीटर की मिट्टी गिर गई थी। अब थ्रू अ पीरियड 1440 BC से आज 2023 है, इतने साल जो है आप इन दो को प्लस करके मान के चलो आप 3500 ईयर्स हो गए, तब तक यहाँ पे कितनी मिट्टी बन गई होगी, मान के चलो 1 किलोमीटर। अब ये जो है इतनी ज़्यादा मिट्टी जो इसके ऊपर आ गई है, इसने इस चीज़ को जो है बहुत प्रेशर में डाला होगा ना, बहुत प्रेशर में डाला होगा और बहुत कंप्रेस किया होगा, तो हाई प्रेशर में आ गई ये चीज़, हाई कंप्रेशन में आ गई ये चीज़। कभी कभी क्या क्या होता है, ये लावा के कंटेक्ट में आ जाती है, हाई टेम्परेचर में आ जाती है। अब ये चीज़ जो अर्थ के नीचे धंस गई अंडर वेरी लॉन्ग टाइम, ये जो तो अर्थ के अंदर थी और बहुत प्रेशर में ज़मीन के अंदर थी, तो इसके दौरान क्या हो गया, ये जो हमारा मैटर था, ह्यूमन मैटर था, या जो ये हमारा जो हमारी वेजिटेशन थी, ये कन्वर्ट हो गई किस चीज़ों में। कैसे कन्वर्ट हो गई, एज ऑफ हम बने हैं एट द एंड फाइनली हम किस चीज़ के बने हैं, हम तो ह्यूमंस है, हम बने हैं कार्बन के, हाइड्रोजन के, सिलिकॉन के, ऑक्सीजन के, यही कंपोजिशन, एल्युमिनियम थोड़े बहुत, यही कंपोजिशन होती है ना हमारी स्किन में, हमारी सेल्स में, टिश्यूज़ में होती है यही कंपोजिशन, तो हम इन्हीं चीज़ों के बने हैं। अब जो हमारी बॉडी का जो सॉलिड मैटर है ना, वो कहीं पे बन गया, उसके बाद लिक्विड कहीं रह गया, उसके बाद जो है हमारा गैस कहीं रह गया, बस हमारी जो 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 एलिमेंटल फॉर्म है हमारी, वही निकल के बाहर आएगी ना। तो जो हमारी सॉलिड फॉर्म है ना, वो जनरली कोल बन जाती है, जो हमारी लिक्विड फॉर्म है ना, वो हमारा पेट्रोलियम बन जाता है, और जो हमारी गैस फॉर्म है ना, वो यही हमारा जो आपके पास होती है नेचुरल गैसेस, ठीक है, मीथेन वगैरह, तो ब्यूटेन। तो ये सारी गैस जो है ये कहाँ से बनती है, ये हमारी ही एट द एंड जो ह्यूमन बॉडी होती है, या हमारा बायोमास जो होता है, जो भी हमारी लाइफ होती है, उसी का कुछ 1000 साल्स तक, कुछ मैनी 1000 ईयर्स तक उसका कंप्रेशन होता रहता है अंडर एनॉर्मस प्रेशर, एंड ये सारी कंडीशंस होती रहती है। और उससे क्या होता है, फाइनली हमारा कुछ हमारा जो है एलिमेंटेशन, हमारे एलिमेंट्स जो है अलग से आते हैं, मॉलिक्यूल्स, हमारा सिस्टम जो है इस तरीके से बन जाता है कि हमारी जो है फॉसिल फ्यूल्स बनने लग जाते हैं। और ये फॉसिल फ्यूल्स यही होता है, ये फॉसिल फ्यूल्स क्या, डेड मीन सब एनिमल्स होते हैं जो हमें जो अंडर अर्थ क्रस्ट पाए जाते हैं। तो कंडीशन जो है, तो कंडीशन क्या हमने बोली थी, ये हाइड्रोकार्बन का कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, क्योंकि हम भी जनरली हाइड्रोकार्बन्स के बने, तो ये भी हाइड्रोकार्बन्स, ये नेचुरली फॉर्म होते हैं। इनकी फॉर्मेशन मैंने बोली कैसे होती है, और अर्थ के क्रस्ट में ही होंगे ना, क्योंकि ये जो सारा फिनोमेना अभी मैंने बोला, ये फाइनली अर्थ में ही होता है। कहाँ से बनते हैं, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, और इनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं एज फ्यूल्स। क्यों, इनके अंदर क्या होता है, जब हम कोल को बर्न करते हैं, इनके अंदर वो क्वालिटी होती है जो फ्यूल की होती है, यानी कि ये हमें हीट दे सकते हैं, ये हमें एनर्जी दे सकते हैं जब हम इनको बर्न करते हैं। जब हम इनको बर्न करेंगे तो हम बोलेंगे कि ये, और ये एनर्जी देंगे तो हम बोलेंगे ये फ्यूल्स है। फॉसिल क्यों कहेंगे, क्योंकि ये डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एनिमल से बने हैं, और ये हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं। अब ये हमें जो एनर्जी देते हैं ना, वो सस्टेनेबल होती है, वो जो होती है एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं होती है, बिकॉज यहाँ से जो है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन होता है, ये ज़्यादा भी हमारे जो है उतने भी हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस नहीं करता है। कार्बन डाइऑक्साइड उसकी वजह से थोड़ी ग्लोबल वार्मिंग होती है। अदर देयर आर मैनी फ्यूल्स ऐसे हैं जिनको जब हम बर्न करते हैं तो वहाँ से ऐसी गैसेस निकलती है जो बहुत टॉक्सिक होती है, जो इंसान को मारती है, वो फिर फाइनली अप्रूव नहीं होता है एज फ्यूल्स, ठीक है। तो ये रहा हमारे फॉसिल फ्यूल्स का कंसेप्ट। अब जो हमारा कोल एंड पेट्रोलियम, देखो क्या हो गया था, जो हमारा जो हमने क्या बोलते हैं इसको, सॉरी कि मैं मोमेंट, तो जो हमने फॉसिल फ्यूल्स बनाए थे, येलो, हाँ, तो जो हमने फॉसिल फ्यूल्स बनाए, जो हमारा कोल था, पेट्रोलियम था, जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स थे, अब जो हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन थी ना, इट वॉज लाइक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है आपकी 20th सेंचुरी, मतलब मोस्टली इसका जो राइज जो देखा गया 20th सेंचुरी में देखा गया। एंड
जो ह्यूमन, इसी में सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ बनी। अब जब इंडस्ट्रीज़ बनी तो इंडस्ट्रीज़ की एनर्जी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। एनर्जी डिमांड को मीट करने के लिए सोर्सेज ढूंढने हैं। सोर्सेज को ढूंढने के लिए हमें पता है कि हमारे पास कोल है, पेट्रोलियम है, ये सारी चीज़ें जो है काम करती है। जब हमें ये पता है तो हम इनके रिजर्व्स को ढूंढने की कोशिश करने लगे। जब हम इनके रिजर्व्स को कोशिश, क्योंकि उससे पहले जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई ही नहीं थी, तो इंडस्ट्री मास स्केल पे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी, एक्सप्लॉयटेशन इनकी नहीं हुई थी। तो तब क्या हुआ, अर्ली 90s में क्या हुआ कि जब हमने खोजना स्टार्ट किया ना, हमें हर जगह, मतलब बिकॉज ह्यूमन पॉपुलेशन न जाने कब से एग्जिस्ट कर रहे हैं ह्यूमन लोग, या फॉरेस्टर्स कब से एग्जिस्ट कर रहे हैं, बाकी स्पीशीज न जाने कब से एग्जिस्ट कर रहे हैं। जब वो तब से एग्जिस्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो उनके फोसिल फ्यूल जो है कंटिन्यूसली बनते रहे हैं। तो हमारे पास अबेंडेंट जो थे फोसिल फ्यूल्स जो थे जिनको हम इस्तेमाल कर सकते थे, इस पॉपुलेशन भी कम थी, इंडस्ट्रीज भी कम थी, तो हमने क्या किया, हमने इनको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की। हमें लगा कि हमारे पास सिर्फ फोसिल फ्यूल थ्रू आउट इस्तेमाल है, तो हमारे पास ये गुड सोर्सेज है, तो हमने इनको इस्तेमाल करके अपनी जो है इंडस्ट्री स्टार्ट कर बना दी। हमने ऐसा इंजन बना दिया जो पेट्रोल या पेट्रोल प्रोडक्ट्स पे पड़े चले। हमने ऐसी गाड़ी बना दी जो पेट्रोल पे चले या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे चले। हमने जितनी भी सारी चीज़ें थी, आप पुराने ज़माने में देखोगे जिस लाइक अगर अब जो आयरन करते थे इंसान, दैट वाज, उसको गर्म किया जाता था, इट वाज मोर लाइकली कोल वोल वगैरह पे उसको गर्म किया, मतलब जितनी भी चीज़ें जो इवॉल्व हुई थी वो यही कोल और पेट्रोलियम के आसपास इसी चीज़ों के अराउंड इवॉल्व हुई थी। और ये जो अभी हमारी जो अभी की मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी है ना, एज 20th सेंचुरी 21st सेंचुरी जो अब उसका जो मतलब एंडिंग डिकेड्स थे, उनमें जो है हमारी इंडस्ट्री जो है मॉडर्न इंडस्ट्री डेवलप होना स्टार्ट होगी। और हमारी आज की भी जो इंडस्ट्री भी है ना, वो मैक्सिममली कोल एंड पेट्रोल। आप अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री देखिए, आपके घर में गाड़ी होती है, आपके घर में बाइक होती है, वो सारे अभी भी पेट्रोल पे ही चलते हैं। आप अगर देखोगे हमारे थर्मल पावर प्लांट्स जो हमारी पावर कंजप्शन, मतलब जिनसे हमारी मैक्सिमम पावर बनता है, वो अभी भी हमारे कोल पे चलते हैं। आप देखोगे हमारे बहुत बड़े प्लांट्स होते हैं, बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज होते हैं जो अभी भी इन्हीं चीज़ों पे चलते हैं जो हमारे कन्वेंशनल क्या। उसकी वजह से क्या हो गया, जब हमने इनको इस्तेमाल किया ना एट दैट टाइम, तो हमें, क्योंकि हम मास स्केल पे इंडस्ट्रीज नहीं बनी थी, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो हमें इन चीज़ों का जो है आउटकम उतना ज़्यादा नहीं दिख रहा था। बट विथ टाइम क्या हो गया, हमने एनालाइज किया कि इसकी वजह से जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो इमिशन जो है बहुत ज़्यादा हो गया। क्यों, रिजर्वेयर जो था इससे पहले क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड एज अ फॉर्म ऑफ सॉलिड था, बट जब कार्बन डाइऑक्साइड एज अ फॉर्म ऑफ गैस बाहर आ गया ना, वो जब एनवायरनमेंट में आ गया ना, तो उसकी जो इंक्रीज जो हो गया, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होना स्टार्ट होगी। उसकी जो है इंक्रीज, जब कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन जो ज़्यादा होने लगा, उसकी वजह से जो है एयर पोल्यूशन हो गई। और अब सिर्फ एयर पोल्यूशन नहीं होगी, अब जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स है ना, वो खत्म आने की कगार पे है। क्यों, करंटली हमारी पॉपुलेशन देखो कहाँ है, इस टचिंग 8 बिलियन, 7.7 के आसपास जो हमारी पॉपुलेशन पहुंच चुकी है। तो इतनी बड़ी ह्यूमन कंजप्शन, अब इसमें सोचो कितनी गाड़ियां होंगी, अब फिर हर किसी के घर में इलेक्ट्रिसिटी, फिर फ़ोन, फिर बहुत सारे ऐसे सिस्टम जो हमारे सिर्फ इन्हीं कोल एंड पेट्रोलियम वाली चीज़ों से चलते हैं। तो हमारे पास पिछले 100-150 साल से हम यही चीज़ ज़मीन से निकालते जा रहे हैं। अब और कितने ज़्यादा रिसोर्सेज बचे हुए होंगे हमारे पास, ऐसे ड्रेन होती है। क्यों, जब हमारे पास जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं, जो हमारे को कोल या पेट्रोल के रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, जब ये हमारे एटमॉस्फेयर में जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि इनमें तो सिर्फ कार्बन नहीं होगा, इनमें तो सिर्फ ऑक्सीजन नहीं होगा, नाइट्रोजन भी होगा, सल्फर भी होगा। वो सारी चीज़ें जब ऑक्सीजन में मिलती है, वो सारी चीज़ें जब एयर में जाती है, एयर की डिफरेंट कंपाउंड से मिलती है या किसी भी और एलिमेंट से मिलती है, तो वो डिफरेंट कंपोनेंट्स बनाते हैं, जिनकी वजह से जस्ट लाइक हमारा सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है, नाइट्रिक एसिड बनता है। ये सारी चीज़ें जब हमारे रेन में आ जाएंगी, जब हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाएंगी, और जब ये रेन की वजह से नीचे आ जाती है, तो हमारा एसिड रेन बन जाता है। तो इन जनरल जो हमारा डिसएडवेंटेज जो है हमारे कोल एंड पेट्रोलियम के, एज ये इंडस्ट्री जो है अब खत्म होने वाली है, तो हम क्या कर रहे हैं, वी आर शिफ्टिंग टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, जिसको बोलते हैं सोलर एनर्जी पे हम जा रहे हैं। आपने देखा होगा आज नया ट्रेंड जो हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में है, वी आर शिफ्टिंग टूवर्ड्स इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। हम गाड़ियाँ वो बना रहे हैं जो बैटरी पे चलेंगी, जस्ट लाइक टेस्ला इज लीडिंग देयर।
हम सोलर सिटीज़ बना रहे हैं, दुबई में वो द लाइन वाला प्रोजेक्ट बन रहा है, उसके अंदर हम सोलर एनर्जी को जो है हार्नेस करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब थ्रू आउट जो है अब हम कोशिश कर रहे हैं हम शिफ्ट करें अपना जो है कोल और पेट्रोलियम इंडस्ट्री पे जो हमारा सारा बना हुआ है सिस्टम, उसको मॉडर्न टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट करें। और उसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी को जो इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें जो हम कोशिशें ढूंढ रहे हैं, उसमें क्या काम कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं हम ऐसी एनर्जी बनाएं, मॉडर्न एनर्जी ऐसी बनाएं जो क्या हो, जो सेफर हो, ठीक है, और ज़्यादा इको फ्रेंडली हो, ठीक है, बिकॉज वी आर नोइंग इट कि हमने जो है अर्थ को बहुत हार्म पहुंचाया है। अगर हम फिर से ऐसी कोई चीज़ें, अब अगर हम किसी फ्यूल को लाते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं इको सस्टेनेबिलिटी का कंसेप्ट होता है। अगर हम कोई चीज़ फ्यूल कंसिडर करते हैं, किसी और चीज़ को इंट्रोड्यूस करते हैं एनर्जी के लिए, किसी चीज़ को सोर्स ऑफ एनर्जी मानते हैं, तो उसको जब हम एनर्जी का सोर्स मानेंगे, उसके लिए हमें कुछ कंडीशंस जो है उनमें हमारा इको फ्रेंडली होना आजकल बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो गया है। इसलिए कल मैंने जो आपको गुड सोर्स ऑफ एनर्जी की डेफिनेशन पढ़ाई थी, जो मैंने आपको फ्यूल की डेफिनेशन पढ़ाई थी, वहाँ पे मैंने ये बात बोली थी, इट शुड बी इको फ्रेंडली, इससे हार्म नहीं होना चाहिए, इससे अब एक तो ये फ्रेंडली इको फ्रेंडली होना चाहिए और ये रिन्यूएबल होना चाहिए। आपने इसको एक बार इस्तेमाल किया, आप इसको फिर से इस्तेमाल कर सकते हो। आपने घर में बैटरी चार्ज लगाई, उसको चार्ज पे किया, उसको आप फिर से चार्ज कर सकते हो। इसी तरीके से बाकी सारी चीज़ें। आई गेस दिस वॉज इट फॉर टुडे। हमने जाना बहुत सारे कंसेप्ट जाना, कन्वेंशनल सोर्सेज के बारे में बात की हमने, कोल के बारे में, पेट्रोलियम के बारे में, फॉसिल फ्यूल्स के बारे में, जनरली जाला फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, कोल, पेट्रोलियम इंडस्ट्री, इन सारी चीज़ों के बारे में जाना। आई गेस इट्स एड आपको जो है आज के लेक्चर में जो है मज़ा आया होगा और चीज़ें अच्छी तरीके से समझ आई होंगी। आपको जो है चीज़ें डिटेल में समझ आया होगा कि हम डिफरेंट कंसेप्ट को कैसे डिफाइन करते हैं और डिस्कस कैसे करते हैं। रेस्ट वी विल मीट इन सम अदर लेक्चर, उसमें जो है और चीज़ें डिस्कस करेंगे और डिफाइन करेंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।